एक बंद कमरा, फोन की स्क्रीन पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठा है और पीछे सायरन की लगातार आवाज गूंज रही है। वो बेहद सख्त आवाज में कह रहा है कि एक पार्सल कस्टम विभाग द्वारा पकड़ा गया है। हाँ, और वो बताता है कि उस पार्सल में गैर कानूनी ड्रग्स और फर्जी पासपोर्ट है, जो कि पूरी तरह से झूठ होता है। बिल्कुल। और डरावनी बात यह है कि यह पार्सल उसी व्यक्ति के नाम पर होता है जो इस वक्त स्क्रीन के सामने दहशत में पसीने से भीगा बैठा है। खौफ का आलम यह है कि वो इंसान 15 घंटे तक अपने ही कमरे में एक अपराधी की तरह कैद रहता है, किसी दोस्त या परिवार वाले को फोन तक नहीं कर पाता। और इस तथाकथित गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई कुछ ही मिनटों में एक अनजान बैंक खाते में ट्रांसफर कर देता है। तो मतलब ये किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज के समय का वो खौफनाक सच है जो हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में हो रहा है। ना कोई दरवाजा तोड़े सीधे लोगों के बेडरूम में घुसकर उन्हें लूटने का एक नया हथियार भी दे दिया है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम आज इस बात का विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि कैसे भारत और विशेष रूप से बिहार में साइबर अपराध एक अनियंत्रित महामारी बन चुका है और हमारी कानूनी व्यवस्था इसे रोकने में क्यों विफल साबित हो रही है। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़े और साथ ही प्रभात खबर और लाइव हिंदुस्तान की ग्राउंड रिपोर्ट्स। हाँ, और व्यवस्था की खामियों को समझने के लिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज में प्रकाशित एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च पेपर भी है जो आईटी एक्ट के लागू होने की कमियों को उजागर करता है। तो हमारा मिशन आज सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब डिजिटल तकनीक आम आदमी की उंगलियों तक पहुंच गई है तो हमारे सिस्टम साइबर अपराधियों को पकड़ने में नाकाम क्यों है। ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस समस्या के विशाल आकार को देखना बहुत जरूरी है। मतलब आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। हाँ, इतनी बड़ी आबादी का ऑनलाइन होना अपने आप में अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बेस बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं से आंकड़ों का वो विरोधाभास शुरू होता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एनसीआरबी की डेटा के अनुसार 2018 से 2023 के बीच साइबर अपराधों में 217% की भारी वृद्धि हुई है। 217%? हाँ। बाप रे, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और कागजों पर दर्ज आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 86,420 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। हाँ, क्योंकि 2024 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसे हम एनसीआरपी कहते हैं, उस पर 22,68,000 शिकायतें आईं। 22 लाख से ज्यादा शिकायतें? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से केवल 4% शिकायतें ही एफआईआर में बदल पाती हैं। सिर्फ 4%? मतलब बाकी की 96% शिकायतों का क्या होता है? पुलिस ने कागज का एक पन्ना तक क्यों नहीं भरा? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो असलियत का सिर्फ एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। रिसर्च पेपर इस रिपोर्टिंग गैप की एक बहुत ही गंभीर वजह बताता है। अच्छा, वो क्या वजह है? इसके अनुसार लगभग 68% पीड़ित तो कभी पुलिस के पास जाते ही नहीं है। 68%? मतलब आधे से ज्यादा लोग चुप रह जाते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सिस्टम पर भरोसे की कमी। लोगों को लगता है कि थानों के चक्कर काटने से पैसा तो वापस आना नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है सामाजिक बदनामी का डर। हाँ, ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है। सोचिए, कोई सीनियर सिटीजन जिसने अपनी जिंदगी भर की रिटायरमेंट सेविंग्स गंवा दी हों, उसे कितनी शर्मिंदगी होती होगी। बिल्कुल, वो इंसान अपने बच्चों या समाज को बताने से कतराता है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी में लगभग 60% मामले दर्ज होते हैं। शायद वहां डिजिटल रिपोर्टिंग को लेकर जागरूकता थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर हम बिहार का उदाहरण देकर गहराई में जाएं तो हालात बहुत ही चौंकाने वाले हैं। हाँ, बिहार के आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि साइबर अपराध अब सिर्फ महानगरों की समस्या नहीं रही। 2023 में वहां 4,450 केस थे, जो 2024 में बढ़कर 6,380 हो गए। मतलब एक ही साल में लगभग 1.5 गुना वृद्धि हो गई। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि बिहार पूरे देश में एटीएम फ्रॉड के मामले में पहले स्थान पर है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इन आंकड़ों की विशालता और एटीएम फ्रॉड जैसे मामलों को देखते हैं तो दिमाग में सवाल आता है कि ये अपराधी काम कैसे करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कोई हैकर अंधेरे कमरे में बैठकर कंप्यूटर हैक कर रहा है। बिल्कुल, एकदम हॉलीवुड फिल्म की तरह। लेकिन असलियत में ये कोई तकनीकी हैकिंग नहीं है। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो इंसान के दिमाग से खेला जा रहा है। एकदम सही विश्लेषण है आपका।
वे कोई महंगा कंप्यूटर सिस्टम हैक नहीं कर रहे हैं, वे इंसानी भावनाओं और डर को हैक कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 68.9% मामले पूरी तरह से वित्तीय धोखाधड़ी के होते हैं। और इनमें सबसे खतरनाक जो ट्रेंड बनकर उभरा है वो है डिजिटल अरेस्ट का घोटाला। हाँ, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। 2024 में सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के कारण लोगों को 1935 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1935 करोड़। ये कार्यप्रणाली वाकई हैरान करने वाली है। फर्जी अधिकारी, फर्जी पुलिस स्टेशन का सेट, बैकग्राउंड में नकली वायरलेस की आवाजें, सब इतना असली लगता है कि कोई भी आम नागरिक डर जाए। और ये सब कुछ सिर्फ एक फोन स्क्रीन के जरिए हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या इंटरनेट पर अपराधियों के निशान पूरी तरह से मिट जाते हैं? इसका मुख्य कारण उनका तकनीकी आवरण है। वे VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वे अपनी असली लोकेशन दुनिया से छुपा लेते हैं। बिल्कुल। अपराधी बैठा किसी और देश या राज्य में होता है और पुलिस को लोकेशन कहीं और दिखती है, और पैसे उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों के अलग-अलग बैंक खातों से निकाले जाते हैं। अच्छा, तो जिनके खातों में पैसा जाता है, क्या वे असली अपराधी होते हैं? नहीं, यही तो एक और बड़ी त्रासदी है। वे किराए के खाते होते हैं, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। किराए के खाते? कोई अपना खाता किसी अपराधी को क्यों देगा? ये सोशल मीडिया या टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर होता है। थोड़े कमीशन के लालच में बेरोजगार लोग अपना खाता इस्तेमाल करने देते हैं। असली अपराधी कहीं और बैठकर नया शिकार फंसा रहा होता है। और पुलिस जब पहुंचती है तो ये सीधे साधे लोग पकड़े जाते हैं। ये तो बहुत ही सुनियोजित जाल है। और हाँ, लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, सिर्फ बिहार में महिलाओं के खिलाफ 864 साइबर अपराध दर्ज हुए हैं। ब्लैकमेलिंग, मॉफ्ट तस्वीरें बनाना, फेक प्रोफाइल बनाना, ये सब इसमें शामिल है। और ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस की विफलता सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक त्रासदी बन जाती है। सही कहा आपने। अब इस पूरी कार्यप्रणाली को समझने के बाद एक बहुत ही सीधा सवाल दिमाग में आता है। अगर पुलिस को ये सारे तरीके पता हैं, तो अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, पटना साइबर पुलिस स्टेशन की ही बात करें तो वहां हर दिन 300 से अधिक नए मामले आते हैं। एक इंस्पेक्टर के पास 300 से 400 मामलों की जांच का जिम्मा है। तो क्या ये सिर्फ कर्मचारियों की कमी का मुद्दा नहीं है? मेरा मतलब है, अगर हम पुलिस वालों की संख्या दोगुनी कर दें तो क्या ये समस्या खत्म नहीं हो जाएगी? एक चम्मच से समंदर खाली करने जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, लेकिन आपके इस प्रतिवाद का उत्तर ये है कि नहीं, ये सिर्फ पुलिसकर्मियों की संख्या का खेल नहीं है। अगर फोर्स 10 गुना भी बढ़ा दें तो समस्या हल नहीं होगी। तो फिर असली समस्या क्या है? ये पूरी तरह से क्षमता यानी कैपेबिलिटी और कानून की विफलता है। हम 20वीं सदी के जालों से 21वीं सदी के धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक उपमा है। 20वीं सदी के जालों से 21वीं सदी का धुआं। हाँ, क्षमता की कमी को थोड़ा और गहराई से कैसे समझा जा सकता है? जब कोई पारंपरिक अपराध होता है तो पुलिस फिंगरप्रिंट्स या खून के निशान ढूंढती है, लेकिन साइबर अपराध में घटनास्थल कोई सड़क नहीं बल्कि एक डिजिटल स्पेस होता है। हाँ, IP एड्रेस, सर्वर लॉग्स, एनक्रिप्टर डेटा जैसी चीजें। बिल्कुल। और जिला स्तर पर डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भारी कमी है। इसके अलावा हमारे कानूनी ढांचे की खामी भी बहुत बड़ी है। आप IT एक्ट की बात कर रही हैं ना? हाँ, हमारा मुख्य कानून IT एक्ट साल 2000 में बना था। 25 साल पुराना कानून। आज के संगठित गिरोहों के लिए इसमें दी गई 2-3 साल की साधारण सजा कोई डर पैदा नहीं करती। ये तो डराने वाली बात है, और इसके भयावह परिणाम आंकड़ों में साफ दिखते हैं। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 11,764 लंबित मामलों में से मात्र 12 का अंतिम निपटारा हो सका। सोचिए, सिर्फ 12 मामले। हाँ, मतलब 99.8% मामले लंबित हैं। फाइलों का एक ऐसा पहाड़ जिसे कोई पार नहीं कर पा रहा है। और 87% मामलों में तो पुलिस जांच भी पूरी नहीं कर सकी है। राष्ट्रीय स्तर पर कन्विक्शन रेट 3% से भी कम है। तो इस सब का मतलब क्या है? इन आंकड़ों को देखकर तो लगता है जैसे सिस्टम ने हथियार डाल दिए हैं। क्या सच में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि सिस्टम ने हार मान ली है। सरकार कुछ नए तकनीकी उपाय लागू कर रही है। हाँ, जैसे रिसर्च पेपर में आई 4C के गठन और 1930 टोल फ्री हेल्पलाइन का जिक्र है।
और एक CFCFRMS सिस्टम भी है। बिल्कुल, ये सिस्टम एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। अगर शिकार हुआ व्यक्ति तुरंत कॉल करे तो पैसा रास्ते में ही फ्रीज कर दिया जाता है। और आंकड़े बताते हैं कि 2024 में इस सिस्टम ने 5489 करोड़ रुपए बचाए हैं। प्रतिबिंब ऐप के जरिए 16,840 गिरफ्तारियां भी हुई। हाँ, ये कदम अच्छे हैं, लेकिन फिर भी 2024 में लोगों को 22,845 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। मतलब बचाए गए पैसों से कई गुना ज्यादा नुकसान। तो क्या ये उपाय सिर्फ एक मरहम की तरह है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो जब तक संरचनात्मक बदलाव नहीं होंगे, अपराधी हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। रिसर्च पेपर इसके लिए 6 प्रमुख सिफारिशें देता है। वे संरचनात्मक बदलाव या सिफारिशें क्या हैं? सबसे पहली सिफारिश है कि 25 साल पुराने IT एक्ट को हटाकर एक नया डिजिटल इंडिया बिल लागू किया जाए, जिसमें बहुत सख्त सजा का प्रावधान हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरी सिफारिश? दूसरी है जिला स्तर पर डिजिटल फोरेंसिक क्षमता विकसित करना। बिल्कुल, ताकि पुलिस हर जिले में डिजिटल सबूत जुटा सके। तीसरी है विशेष फास्ट ट्रैक साइबर कोर्ट स्थापित करना, ताकि लाखों केस लंबित न रहें और ट्रायल में सालों न लगें। सही कहा। और चौथी सिफारिश क्या कहती है? चौथी है FIR कन्वर्जन रेट को ठीक करना और पुलिस की जवाबदेही तय करना। 22 लाख शिकायतों में से सिर्फ 4% FIR बहुत कम है। एकदम सही। और पांचवी सिफारिश? पांचवी है म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए क्रॉस बॉर्डर संधियों को मजबूत करना। ये बहुत अहम है। और आखिरी सिफारिश क्या है? छठी और शायद सबसे व्यवहारिक सिफारिश है एक राष्ट्रीय साइबर साक्षरता मिशन चलाना। साक्षरता मिशन? यानी सारा दारोमदार अंततः आम नागरिक की जागरूकता पर आ जाता है। एक तरह से हाँ। पुलिस हर किसी के फोन या कंप्यूटर की रखवाली नहीं कर सकती। जब संभावित शिकार ही जागरूक हो जाएगा तो अपराधी का काम अपने आप मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही समग्र विश्लेषण है। तो अगर आज की इस चर्चा को समेटा जाए तो साफ है कि साइबर अपराध की रफ्तार हमारी पुलिस और कानूनी व्यवस्था से कई आगे निकल चुकी है। बिल्कुल। थानों में फाइलों का अंबार है और 1/4 सदी पुराना कानून अब दम तोड़ चुका है। चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा तथ्य छोड़ना बहुत जरूरी है जो पूरी व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, वो बजट वाला आंकड़ा। बिल्कुल। अभी सरकार के प्रयासों की बात हुई, लेकिन 2025-26 के केंद्रीय बजट पर नजर डालें तो साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए केवल 782 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूरे देश के लिए सिर्फ 782 करोड़। हाँ, अब इसकी तुलना इस हकीकत से कीजिए कि केवल 2024 में ही नागरिकों ने साइबर धोखाधड़ी में 22,845 करोड़ रुपए गंवा दिए। मतलब हम समस्या के कुल नुकसान के 4% से भी कम हिस्से को अपनी सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। एकदम सही। जब बीमारी 22,000 करोड़ की हो और इलाज का बजट सिर्फ 700 करोड़ का, तो नतीजे क्या होंगे ये समझना मुश्किल नहीं है। क्या इस शानदार डिजिटल क्रांति की चमक में इसके पीछे छिपे इस विशाल खतरे को नजरअंदाज करने की कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।